नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति के 10 साल, यूपीआई लेन देन में करीब 13,000 गुना की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन देन दर्ज, मूल्य पहुंचा 314 लाख करोड़ रुपए। झारखंड छात्र आंदोलन की ओर से शुरू भर्ती सुधार यात्रा का आज दूसरा दिन। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में हो रही है यात्रा का मकसद सरकारी भर्तियों में सुधार की मांग। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आज अंतिम दिन। हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों और समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए नया प्रस्ताव किया जारी। विदेशी कर्मचारियों को हर वीजा के लिए देना पड़ सकता है लगभग $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क। और ग्रैंड चेस टूर फाइनल में पहुंचे आर प्रज्ञानंदा। सेमीफाइनल में रिसेंट कीमर को हराया। फाइनल में फेबियानो करुआना से होगा मुकाबला। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां पर सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज दूसरे दिन पहुंच गई है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने आज रांची जिले के ग्रामीण प्रखंड लापुंग से यात्रा आगे बढ़ाई। कल यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा के लुकियाटांड से हुई थी। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी दी गई। देवेंद्र नाथ ने एक्स पर पोस्ट कर छात्रों के समर्थन का दावा किया और कहा कि अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की चिंता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकेना रिजवी ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दाखिल की थी। छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने 21 अगस्त को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि स्कूल की तस्वीरों में याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था। अदालत ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा है। यह याचिका में किया गया दावा मात्र है। कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को अनुशासन और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला बताया। 25 अगस्त 2016 से शुरू हुई भारत के डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है। यूपीआई के एक दशक से अधिक के संचालन में असाधारण विस्तार और गति नजर आ रही है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक बन गया है। ये एक ऐसा अंतर संचालीय उपाय है जिससे लेन देन के लाभार्थी को तुरंत धनराशि यानी कि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। ये एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से निर्बाध पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजना और पीयर टू मर्चेंट लेन देन यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करना सक्षम बनाता है। यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि यूपीआई का दायरा और पहुंच ऐसी है कि हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। यूपीआई की अगर बात की जाए तो यूपीआई ने 10 साल में एक बड़ा कमाल करके यहाँ पर दिखाया है। आपको बता दें, यूपीआई की डिजिटल भुगतान क्रांति के 10 साल पूरे हो चुके हैं। यूपीआई लेन देन में 13,000 गुना की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2025 और 26 की अगर बात करें तो यहां पर 24,162 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए हैं और इन लेन देन के मूल्य की अगर बात की जाए ये करीब 314 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही रोज औसतन 66 करोड़ यूपीआई लेन देन हो रहे हैं। साथ ही यूपीआई पर 703 बैंक सक्रिय हैं, यानी एक बड़ा नेटवर्क यूपीआई पर बैंक्स का है। करीब 703 बैंक यहां पर एक्टिव हैं। इसके साथ ही 2025 में वैश्विक भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% रही। वहीं अगर देखा जाए यूपीआई किस तरीके से सबको भा रहा है, क्योंकि 11 अलग अलग देशों में यूपीआई पहुंच चुका है और वहां पर लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है। व्यक्ति से व्यापारी भुगतान की हिस्सेदारी करीब 63% दर्ज की गई है। वहीं व्यापारियों को 500 रुपये से कम का जो भुगतान है करीब 86% दर्ज हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सम्मेलन में ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले कल गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया था। पहले दिन आतंकवाद और कट्टरपन से निपटने, इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध घुसपैठ, साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जैसी चुनौतियों पर मंथन हुआ। अमित शाह ने एमएसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं के एआई आधारित विश्लेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर एसओपी तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के मामलों में जांच और ट्रायल तेज करने, साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। भारत ट्रेड डिप्लोमेसी में नया अध्याय लिख रहा है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीयूष गोयल ने टोक्यो में प्रमुख विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बैठक की। इस बैठक में भारत में निवेश के बदलते माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुई प्रगति और अलग अलग सेक्टर्स में उभर रहे व्यापक अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही ग्लोबल निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और साझा विकास के लिए मजबूत व लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश प्रबंधन कंपनी न्यूबर्गर बर्मन के प्रबंध निदेशक और ईस्ट एशिया के प्रमुख यो हीरा और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, हमने भारत और जापान के बीच निवेश के रिश्तों को और गहरा करने के मौकों तथा फाइनेंशियल और वेल्थ मैनेजमेंट पार्टनरशिप को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थानों के लिए लगातार नए मौके पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मारुबेनी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ मासायुकी ओमोतो और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उनके साथ बैठक की। मारुबेनी जापान की प्रमुख जनरल ट्रेडिंग कंपनियों में से एक है। भारत के साथ इसका रिश्ता 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है और ये 1918 से भारत में काम कर रही है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने मित्सुई एंड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तात्सुओ यासुनागा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के जापान दौरे पर उनके साथ गए फिक्की के प्रेसिडेंट अनंत गोइंका ने भारत जापान साझेदारी में डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर को अहम बताया। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र में भविष्य में तेज ग्रोथ की संभावनाएं हैं। That we looked at focusing on. One is a few are high tech, AI, data centers, shipbuilding, critical minerals, steel, and semiconductors. The other opportunity we looked at was India, Japan for Africa. So between the two of us, there are different capabilities that we have. We've had long relationships with Africa.
lot of Indians present there. Japan also has its own R&D strengths, etc. So how can we jointly work towards investing more in Africa, selling more to Africa, working towards that space? The progress towards the $10 trillion target of private investment into India is something also that is taking place, and that's something which Minister also wanted to emphasize, that we hope for continued investment into India, and he always has frank discussions with Japanese industry. और इसके साथ ही बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका निजी संदेश भी सौंपा। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की आगामी एससीओ और ब्रिक्स शिखर बैठकों में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उनके स्वागत की बात भी कही। Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present. इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु, कनेक्टिविटी, तकनीक, अंतरिक्ष और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में हमारे व्यापक सहयोग पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने IRIGC की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव भी रखे। जयशंकर ने कहा कि अब सहयोग का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं बल्कि ठोस परिणाम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग में आने वाली व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बदलते वैश्विक हालात के बीच नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत बताई। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूद आर्थिक संभावनाओं का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है और IRIGC के जरिए इस क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। Today make 3 proposals for the benefits of the co-chairs of the working groups and subgroups to further strengthen the effectiveness of the IR. और आइए सीधा रुख करते हैं, बीजेपी की प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है। मुद्दे पर है, देश के भविष्य के लिए है और मुख्यतः विगत 12 वर्षों में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, 80 वर्ष पूर्ण किए हैं भारतवर्ष ने स्वाधीनता का। अभी 15 अगस्त 2026 में लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तधारा की बात कही। आज सप्तधारा की बात यहां होगी। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। किसी भी देश के भविष्य के लिए जब सही समय पर सही नेता लक्ष्य करता है, तभी देश का भविष्य उज्जवल होता है।
उदाहरण के तौर पे मुझे याद है, हम भी पढ़ा करते थे, टीवी पे देखा करते थे, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, किस प्रकार से अमेरिका मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पुनः आरंभ करना पड़ेगा। मैं इंतजार करता हूं। तो संबित पात्रा एक अहम प्रेस वार्ता यहाँ करने जा रहे हैं। क्या कुछ इसमें खास रहेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रिक्स को लेकर। इस बार के ब्रिक्स का आखिरकार जो एजेंडा है वो क्या है? दरअसल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर फोकस यहाँ नजर आता है भारत का। आर्थिक और संस्थागत मजबूती पर भी एक जोर है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो प्रेस वार्ता की जा रही है उसका। कीजिएगा, सत्य जनता के पास जानी चाहिए, और जब सत्य और विकास सही पथ पर चलते हैं तो कुछ रुकावटें भी कभी कभी आती हैं। प्रयास किया जाता है कि उसे रोका जाए, मगर सप्तधारा रुकेगी नहीं, सप्तधारा आगे बढ़ेगी। जो लक्ष्य और जो टारगेट दिया गया है वह टारगेट जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए गंभीर है, मैं आज दिल की गहराई से बता रहा हूं। वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि हमें देश को कहां लेके जाना है, देश किस दिशा में जा रहा है। क्या भारतवर्ष आज एक ग्लोबल चैलेंज बना है या नहीं बना है, और भारत का भविष्य क्या है। मुझे याद है जब हम टीनेजर थे, जब हम युवावस्था में थे, हम किसी बाहर के देश की चित्र को देखते थे या कभी किसी को सौभाग्य मिला। हमारे ज़माने में बहुत कम लोग अमेरिका जा पाते थे या बाहर जा पाते थे, आज लोग जा पाते हैं। तो कभी भी बाहर के कोई दृश्य को देखते थे, टीवी में देखते थे, कोई हॉलीवुड मूवी में देखते थे, तो हमें लगता था हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते, इंडिया ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसी सड़कें इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है, ऐसे पुल, ऐसे ट्रेन इंडिया में क्यों नहीं हो सकते हैं। Why is it that only the US dream has to be big? क्यों ऐसा हो सकता है कि ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हो सकता है, मगर भारत का कोई लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता। तो 15 अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह लक्ष्य, वह टारगेट भारतवर्ष का देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा। वो लक्ष्य क्या था, मैं बहुत छोटे में उस लक्ष्य को बताऊंगा, और एक 3, 4, 5 दिन में इस लक्ष्य को पूरे विवरण के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आएगी, बिकॉज वी वांट द पीपल टू अंडरस्टैंड द फाइनर डिटेल्स। जो सप्तधारा है मतलब 7, ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते,
उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी। उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है? इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था, वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है डाटा सेंटर। बहुत लोग समझ नहीं रहे होंगे ये डाटा सेंटर क्या होता है, मगर हमें इसे गांव-गांव तक समझाना है। हमारे डाटा को हमारे पास ही सुरक्षित रखना, अपने पास ही अपना डेटा रहे, अपना डेटा सेंटर हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज डेटा बाहर रहती है, अपना डेटा सेंटर होना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन को स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मिलियन 1 करोड़ युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सके 1 वर्ष के अंदर। केवल उतना ही नहीं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के लिए कैसे शुरू कर सके। आजकल कितना कंपटीशन है कोचिंग को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और आप देखिएगा, लोग हंसते थे यूपीआई को लेकर, यूपीआई नहीं हो पाएगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गए। आज लोग हंस रहे हैं कि हाँ, ये डीपीआई से क्या आप कोचिंग कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि कोचिंग हो पाएगा डीपीआई से? मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रखिए। आप देखिएगा, इट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया जब डीपीआई से हमारे बच्चे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, सबसे अच्छे टीचर्स के द्वारा घर बैठे कोचिंग ले रहे होंगे। ये होगा जब 1 करोड़ बच्चे एआई में शिक्षित होंगे 1 साल के अंदर, तब हमारी सप्तधारा की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की धारा है, यह पूर्ण होगी। हमारी दूसरी धारा है, मतलब सप्तधारा की अगली धारा है गति शक्ति। गति शक्ति का अर्थ है किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को गति दे। हाई स्पीड रेल, अल्ट्रा मॉडर्न हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी हम कनेक्टिविटी को गति दे सकते हैं, मगर विगत 12 वर्षों में ये करके दिखाया है। एडवांस्ड एयरपोर्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर हूं, कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। पहले त्रिपुरा
का एयरपोर्ट कैसा था, आज त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा है। पहले गुवाहाटी का एयरपोर्ट कैसा था, आज गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरता हूं तो आई गेट दैट इंटरनेशनल वाइब्रेशन। आप सबको भी वैसा लगता होगा। आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरिए, बैम्बू से बना हुआ वो जो सुंदरता, वो जो मॉडर्निटी है, एवरीवेयर एवरी स्टेट हैज शोकेस दैट कि संभव है कि हमारे एयरपोर्ट। और तो और मैं पुरी का सांसद हूं, मैं रिव्यू करने जाता हूं पुरी के रेलवे स्टेशन को, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का रेलवे स्टेशन बन सकता है। देश भर में अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये जो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और स्पीड, गति शक्ति है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप चिंता करके देखिए, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स, सपने में नहीं सोचा था हमने, आज हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स चलने वाली है, चल रही है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लीन एनर्जी इनटू नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये गति शक्ति है। उसके बाद की जो धारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतवर्ष ने चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से दिखाया है कि डिफेंस पावर की जो धारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक भारत वैसा भी था जिसमें वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, नो वर्क इज द वर्क। बॉर्डर में रोड नहीं बनाना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है। वहां से आज हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में एक एक उत्पाद भारत का पूरे विश्व में कॉम्पिटेंस के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा है, जैसे उसकी मार्केटिंग हो रही है, गर्व के साथ, फक्र के साथ आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरे देश जहां से हम पहले कभी इंपोर्ट करते थे, आज हम उन देशों को डिफेंस के प्रोडक्ट, हमारे इंडिजिनस डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ी बात कही लाल किले से, डिफेंस के सेक्टर के लिए सप्तधारा में उन्होंने कहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से वाइब्रेंट सिविल डिफेंस खड़ा किया जाएगा पूरे देश में। आप देखिएगा ये सिविल डिफेंस कितनी बड़ी शक्ति होगी पूरे देश के लिए। और तो और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया डिफेंस सेक्टर के सप्तधारा में, जिसको लेकर कई लोगों में आग लग गई, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब ने तो यह भी कह दिया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो खुद एक दिमागी नक्सल है। अरे चिदम्बरम साहब, 2013 में आप ही की सरकार ने, शिंदे साहब जब आपके गृह मंत्री थे, आप ही की सरकार ने एफिडेविट सबमिट किया था, कहीं और नहीं सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था कि ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत बड़ा मिनेस है, नक्सलिज्म। और इस नक्सलिज्म के ऊपर उससे भी बड़ा कोई मिनेस है तो वो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है, वो दिमागी नक्सलिज्म है। ये स्वयं आपके सरकार, यूपीए की सरकार ने लिखित में एफिडेविट में दिया था दिमागी नक्सल क्या होता है। आज नक्सलिज्म समाप्त हुआ है, धीरे धीरे दिमागी नक्सल को भी समाप्त करना है। कैसे समाप्त होंगे? जब भारतवर्ष का वो सप्तधारा में रिजॉल्व होगा कि हमारा देश आज डिफेंस में सेल्फ रिलायंट है। अगली धारा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, हरित क्रांति एवं ब्लू इकोनॉमी। आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। कभी हम सोचते नहीं थे कि घर के ऊपर सोलार एनर्जी के द्वारा हम अपने घर में उजाला ला सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने घर में सूर्य घर योजना के माध्यम से क्रेडिट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मगर आज जगह जगह पर यह संभव हो रहा है। बोलने के लिए ये आपको लगता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय केवल तू मैं के विषय होने चाहिए, मगर आज हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किसी घर के ऊपर जब हम सोलार पैनल देखते हैं तो आज देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। ये एक बहुत बड़ी धारा है। आज मीडिया का, हम सबका दायित्व है कि इन पॉजिटिव स्टोरीज को आगे बढ़ाएं।
ये कितना बड़ा परिवर्तन है आज देश में। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ये देश का 2047 तक हो, ये सप्तधारा की चिंता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100 गीगावाट, अब चिंता करिए, देश बदल रहा है। और जो सप्तम धारा है वह भारत का स्पंदन है, वह है कल्चरल पावर, वह है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, चाहे VFX हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, हील इन इंडिया हो, वेव समिट हो। इसके माध्यम से किसने सोचा था कि जो योग है इंडिया का, पूरे विश्व उसे एक्सेप्ट करेगी और योग दिवस मनाया जाएगा? किसने सोचा था अमेरिका से लेके आइसलैंड तक योग दिवस मनाया जाएगा? यह भी संभव हुआ है। तो इस सप्तधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सप्तधारा का एक ब्रेथलेस भी होना चाहिए। मैं एकदम एक सांस में प्रयास करता हूं कि 1 मिनट के अंदर सप्तधारा को आपके सामने एक ब्रेथलेस तरीके से रखूं और आप उसे ग्रहण करें। मैन्युफैक्चरिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पहले कितना था? पहले 1.9 लाख करोड़ था। 2014-15 में बढ़कर कितना हुआ? 12 लाख करोड़ हुआ। 2024-25 में कितना गुना बढ़ा? 6 गुने बढ़ गया। मोबाइल प्रोडक्शन पहले कितना था? 18,000 करोड़ था 2014 से पहले, बढ़ करके हमारे कार्यकाल में कितना हुआ? 5.45 लाख करोड़, 28 गुना बढ़ा है, 28x। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पहले कितना था? पहले 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, कितना बढ़ा? हमारे समय 2 लाख करोड़ का हुआ, अर्थात 127 टाइम्स की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? पहले ग्लोबल रैंक पावर 2 था, वो पहले कम था, अब बढ़ के इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जो कि दूसरा आयाम है सप्तधारा का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पहले कितना था? 280.7 मिलियन टन्स था 2013-14 में, वो बढ़ करके 367.7 मिलियन टन्स हुआ 2024-25 में। दैट मीन्स 31% इंक्रीमेंट हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। फिशरी प्रोडक्शन जो कि पहले 96 लाख टन था, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ के 195 लाख टन हुआ, अर्थात 104 गुने की वृद्धि हुई। प्रोसेस्ड फूड शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना था? पहले 13.7% था, बढ़ के 20.4% हुआ। तीसरी धारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 2014 में 350 स्टार्टअप मात्र देश में थे। मोदी जी के आने के बाद 2026 में आज कितने स्टार्टअप है? 2.3 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। आप सोच के देखिए, 350 से 2.3 लाख प्लस। यूनिकॉर्न्स कितने थे? 4 थे, मात्र 4 यूनिकॉर्न थे 2014 में। मोदी जी के आने के पश्चात 2026 में 120 प्लस यूनिकॉर्न्स है। स्पेस स्टार्टअप कितने थे 2014 में? 2014 में मात्र 1 स्पेस स्टार्टअप था, जो बढ़ के 2026 में 440 हुआ है। ग्लोबल रैंक इंडिया का कितना था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में? वो आज बढ़ करके नंबर 3 पे आ गया है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इनोवेशन रैंकिंग इंडिया का पहले 80 था, वो अब 38 पे आ गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। गति शक्ति जो कि 4 नंबर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सप्तधारा में नेशनल हाईवे पहले कितने किलोमीटर थे? 2014 तक 91,287 किलोमीटर थे, जो कि मोदी जी के समय बढ़ करके 1,46,000 प्लस किलोमीटर हुआ, अर्थात 60% की वृद्धि हुई। हाई स्पीड कॉरिडोर पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 93 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर था, जो कि अब बढ़ के 3,052 किलोमीटर हुआ है, अर्थात 32 टाइम्स की वृद्धि हुई है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 से पहले कितनी थी? 20% की थी 2014 तक, अब बढ़कर कितनी हुई है? 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। ग्लोबल रैंकिंग कितनी है आज? ग्लोबल रोड नेटवर्क का लेंथ
वर्ल्ड में नंबर 2 पे हम हैं। डिफेंस शक्ति जो कि पंचम धारा है, डिफेंस शक्ति प्रोडक्शन पहले कितनी थी? पहले 43,746 करोड़ का था, बढ़ करके अब कितना हुआ है? 1.78 लाख करोड़ का, अर्थात कितना गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ गया। डिफेंस एक्सपोर्ट पहले कितना था? 686 करोड़ था, कितना हुआ है मोदी जी के समय बढ़ करके? 38,424 करोड़। कितना बढ़ गया? 56 टाइम्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा। डिफेंस बजट पहले कितना था? जिस समय यूपीए की सरकार थी, डिफेंस बजट था 2.53 लाख करोड़, बढ़ करके आज 6.81 लाख करोड़, अर्थात 2.7 टाइम्स डिफेंस बजट बढ़ा है। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी जो कि 6th धारा है, सप्तम धारा है, सप्तधारा में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पहले रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की 2014 को कितनी थी? 76.38 गीगावाट। अब मोदी जी के समय कितना है? 288.58 गीगावाट। कितनी बढ़ी? 4 गुने की वृद्धि हुई है। सोलार कैपेसिटी पहले कितनी थी? 2.8 गीगावाट थी, मोदी जी के समय कितनी बढ़ी? 164.59 गीगावाट हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 60 गुने की वृद्धि हुई है। इनलैंड फिशरीज पहले कितनी थी? मोदी जी के आने से पहले 61 लाख टन की थी, जो बढ़ करके कितनी हुई? 150 लाख टन की हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 150% की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक पहले इंडिया का जो भी था, आज तीसरे रैंक पे खड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में। सोलार रैंक आज भारतवर्ष का ग्लोबली तीसरे नंबर पे है। विंड रैंक आज ग्लोबली इंडिया का चौथे पोजीशन में है। सप्तम धारा सॉफ्ट पावर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहले 31 थे, अब बढ़ करके 44 हो गए हैं। इंटरनेशनल योगा दिवस पहले नॉन एग्जिस्टेंट था, अब ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल पहले 6.97 मिलियन थे 2013 तक, अब बढ़ के 9.95 मिलियन हो गए हैं 2024 तक, अर्थात कितने की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है। यह है सप्तधारा। अब सप्तधारा के पश्चात मैं कंक्लूड करता हूं। एक आपको लगेगा कि छोटा सा विषय है, मगर बहुत बड़ा विषय है। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूनियन बजट 17-18 का मैं पी चिदम्बरम जी का जवाब जो उन्होंने उस डिस्कशन के दौरान बजट में रखा था, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ता हूं। आई विल रीड आउट सम एक्सर्प्ट्स of the former Finance Minister of India, Mr. P. Chidambaram, while UPI was being discussed on the floor of the Parliament. Thus said Mr. Chidambaram, and I quote, "Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes, and pay rupees 7.50 by credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to an electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village had got a village fair? In my part of the country, the village fair takes place in turns. Monday in one village, Tuesday in the next village, Wednesday in another village, in all over India. That is where you bring your produce and sell vegetables, fruits, baskets, toys, plastic, etc. You bring it and sell it. Do you think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture are you presenting? Don't ever try to defend demonetization. I know that it is too big a blunder. The consequences of UPI would be felt. It will have an impact on the economy. आप सोच के देखिए, पी चिदम्बरम जी ने कहा था, क्या वो अम्मा जो गांव में, गांव की हाट में, बिहार और यूपी में कहते हैं ना हटिया में जो आलू बेच रही है अम्मा, वो जो हटिया में छोटा छोटा खिलौना बेच रही है, वो क्या POS मशीन लेके बैठेगी? वो कैसे पैसे देगी यूपीआई में? यही ना कहा था चिदम्बरम जी। मगर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं यूपीआई का कुछ डाटा पढ़ूंगा और ये चिदम्बरम जी के लिए है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा,
चिदम्बरम जी समझा देंगे राहुल जी को बाद में। आज यूपीआई ने 10 साल पूर्ण किए हैं। इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये भारत की शक्ति है। जो मैंने आपको आज सप्तधारा के विषय में बताया, आपको लग रहा होगा कि ये सब कहीं स्वप्न तो नहीं, ये स्वप्न नहीं है, ये लक्ष्य है। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI। 2016-17 में, 17 में आरंभ हुआ यूपीआई। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ 13,000 टाइम्स बढ़ा है। चिदम्बरम साहब, in your part of the country or in my part of the country, in every part of the country, the amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi. Don't underestimate the intelligence of a vegetable vendor. Don't underestimate the intelligence of a small-time worker. They are far more intelligent than the Gandhi family's science. ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं, उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन। 13,000 गुने। आज आप गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे के बाहर भी क्यूआर कोड रहता है। फटाफट आप उसको पेटीएम कर देते हैं। गोलगप्पे वाले के पास भी है। चिदम्बरम जी ने गोलगप्पे वाले की मजाक उड़ाई थी। नहीं चलेगा चिदम्बरम जी, गोलगप्पा वाला राहुल गांधी से स्मार्ट है। राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। आपने मखौल उड़ाया था। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए। 4,000 फोल्ड इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। राइज फ्रॉम कितना था 2016-17 में? ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना था? 0.07 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू था, जो कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 314 लाख करोड़ का हुआ। 314 लाख करोड़ का। यूपीआई आज कितने देशों में चलती है? 11 देशों में यूपीआई चलती है। सबसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए। यह सोचने की बात है। नंबर ऑफ बैंक्स, कितने बैंक्स आप सोच के देखिए जो आज लाइव है यूपीआई को लेकर। वो पहले 44 थी 16-17 में, आज वो बढ़ के 703 बैंक 25-26 में यूपीआई के माध्यम से काम करती है। और जो यूपीआई की ये सक्सेस स्टोरी है, उसकी पूरी की पूरी एक पूरी खाका के साथ में आया हूं, मगर मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी कंटिन्यू करेगा। आने वाले दिनों में आपके सामने ये रखा जाएगा। मगर मैंने यूपीआई के बारे में केवल इसलिए बताया क्योंकि आज उसके 10 साल भी हो रहे थे, और यूपीआई की सक्सेस स्टोरी शोज दैट सप्तधारा की सक्सेस स्टोरी भी दूर नहीं है। आज हम हर विषय पे तू मैं करते हैं। आज हमें लगता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भारत क्या वाकई आगे बढ़ रहा है? कहां से कहां, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। आप जरा चिंता करिए, आप जरा चिंता करिए, पहले कहां थे? 2014 में कहां थे और 2026 में कहां है? मुझे तो वो गीत ही याद आ रहा है। ये सिलसिला, ये विकास की सिलसिला, ये सप्तधारा की सिलसिला, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। कौन चल रहा है? जनता और मोदी जी, जनता और एनडीए की सरकार। और वो यूपीए वाले हैं,
उनका कहना है कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो आज व्हाट्सएप का नाम राजीव गांधी गपशप योजना होती, तुम होते तो सारे मूर्तियों का नाम केवल गांधी परिवार के नाम पे होता। फर्क बस इतना ही है कि आज एक परिवार के नाम पे सब कुछ नहीं है। सप्तधारा आज देश की धारा है, हम उसी धारा के साथ आगे बढ़ेंगे। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो आप देख रहे थे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता कर रहे थे संबित पात्रा। उन्होंने बताया किस तरीके से सप्तधारा जो है उसको लगातार हम सार्थक कर रहे हैं और साथ ही साथ एक जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसके लिए बेहद ज़रूरी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर अपना जो संबोधन दिया था, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सप्तधारा का जिक्र किया था, जिसमें ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, कृषि क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता आ रही है उसका जिक्र उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ कैसे टेक्निक की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, तमाम जो बड़ी बातें हैं यहाँ पर एक बार फिर से संबित पात्रा यहाँ दोहराते हुए नजर आए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।